सहेली। हालचाल है सभी श्रोताओं को, सभी हमारे साथियों को रेणु चतुर्वेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। देखो भाई, ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और जब हम साथियों से अपने मिलने आते हैं तो जाहिर है कि एक बड़ी बेचैनी सी भी रहती है, लेकिन वहीं ये भी रहता है कि कहीं कुछ छूटने ना पाए, कुछ हमें बड़ी ख़ास ख़ास बातें करनी है, कोई बिंदु ऐसा न रह जाए। क्योंकि जाहिर है कि आज हम सेहत का ख्याल करते हुए प्लास्टिक के बारे में भी बात करेंगे ना, कि प्लास्टिक की भी क्या एक्सपायरी डेट होती है, कौन से प्लास्टिक को हम कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और करते हैं अगर गुस्ताखी ये ज्यादा करने की तो दिक्कत क्या आएगी, है ना। बिल्कुल। और सेहत की जहाँ बात जुड़ी है तो वहीं कुछ दादी माँ के नुस्खे जो दादी नानी के जमाने से हम सुनते आए हैं, तो लौंग एक ऐसा पदार्थ है जो सेहत के साथ साथ हमें बहुत सारा स्वाद भी देता है और उसके संग संग बड़ा काम भी आता है ना। बिल्कुल। और अभी जब ऐसा वक्त आता है जब मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम हम सबको घेर लेता है, तो ऐसी चीजें हम रसोई में ढूंढते हैं ना कि झट से डॉक्टर के पास जब ना भागना पड़े, तो हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें तुरंत राहत मिल सकती है। तो उसमें बड़ी भूमिका निभाती है लौंग। हाँ, तो भाई लौंग का जो खास अंदाज है वो क्या है और कैसे कैसे हमारे साथ साथ चलती है, क्या क्या सेहतमंद की रहने के लिए साथ देती है, वहीं बड़ी काम की भी चीज है, तो उस पर तो बात करेंगे ही। आज हमने गीत मंजरी के लिए एक खास चुनाव किया है विषय का ना। हाँ, वो शब्द है चिट्ठी। चिट्ठियों के गाने हम आज सखियों को सुनवाने वाले हैं। हाँ। और चिट्ठियों से जुड़े उनके अनुभव हैं कि वे उनके पास पहली चिट्ठी कब आई, उन्होंने कब लिखी, वो भी अपने अनुभव साझा कर सकती हैं हमारे साथ में। जी हाँ। और आज बड़े खास शायर जो कि इतने 100 साल बाद भी उतने ही याद किए जाते हैं शिद्दत से, और उनकी शेर व शायरी अक्सर हम बातचीत में यूं ही सुना देते हैं, जैसे लगता है कि कोई हम ऐसे ही एक लाइन कह रहे हैं, है ना। और बिल्कुल, जो गीतों को सुनने के शौकीन है, गाने सुनते आए हैं, शायरी के शौकीन हैं, वो इस नाम से वाकिफ ना हो या उन्हें पसंद ना करते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आज भी उतने ही सामायिक हैं मिर्जा गालिब, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चिट्ठी आ गई है। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूर्णमासी को करार पाई है, मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है, दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार, शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
तुम्हारी? 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खत नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, सावन सुनाए बरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाक लाया। चिट्ठियों में बहुत सारी बातें होती हैं। और खास तौर पे एक समय जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो उसमें शेरो शायरी का बड़ा स्थान होता था। जी हाँ, उनकी बड़ी भूमिका होती थी और कहते हैं ना कि पूरे खत को एकदम रंगीन बना देते थे ये शेरो शायरियां। और शेरो शायरी लिखने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत बड़ी बात जहां आपको 8, 10, 12 लाइनों का इस्तेमाल नहीं करना है, वो 2 पंक्तियों में एक छोटे से शेर में बड़ी गहरी बातें, बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं और उनका असर जो होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। और इस मामले में अगर हम बात करें मिर्जा गालिब की तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने तो बहुत हर विषय को और बड़े अच्छे इस तरीके से छुआ है और जो दिल तक पहुंच जाता है। बिल्कुल, बहुत एक जाना पहचाना नाम है और बड़े अदब से लेखन की दुनिया में, शायरी की दुनिया में उनका नाम आज भी लिया जाता है। और उनके द्वारा लिखी गई गज़लें, शायरियाँ हम सबको यकायक अपनी तरफ खींच लेती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रेणु जी यही है कि मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ बहुत आसान हुआ करती थीं और छोटी छोटी पंक्तियों में बड़ी बड़ी बातें कह दिया करती थी, जिसके कारण हम जनमानस के मन में आसानी से वो जगह बना लेती थी। जी हाँ, मिर्जा असदुल्ला बेग खां जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं, उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालीन महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। गालिब के लिखे खत जो उस समय प्रकाशित नहीं हुए थे को भी उर्दू लेखन का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। गालिब को भारत पाकिस्तान में एक मशहूर कवि के रूप में जाना जाता है और विषय इन्होंने वैसे तो कहते हैं दर्द भरे बहुत शेर लिखे हैं, अशार लिखे हैं, वहीं खुदा के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। 2 पंक्तियां मैं पेश करना चाहती हूँ इनकी लिखी हुई। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मेरे होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो ये हाँ जी ये मैं पर जो इन्होंने लिखा है, जो हमारा मैं सब जगह सामने आता है उसके बारे में, ये 2 लाइन में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। यूं कहना चाहिए कि हम सब के आँख खोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि गालिब मुगल काल के जो आखिरी शासक रहे, बहादुर शाह जफर, उनके दरबारी कवि भी वो रहे थे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले गालिब को ख़ास तौर से उनकी उर्दू गज़लों के लिए हम याद करते हैं। और उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा था कि यूं तो मुझसे अच्छे बहुत सारे शायर, लेकिन उनकी जो शैली है वो सबसे निराली है। और इसे लिखते हुए वो क्या कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और क्या बात है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा के काला महल में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां और माता का नाम इज़्ज़त निसा बेगम था। और उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। और भारत में मुगलों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए साल 1750 में इनके दादा जो थे वो समरकंद को छोड़कर भारत में आकर बस गए। उन्होंने दिल्ली, लाहौर, जयपुर में काम किया और आखिर में वो आगरा में बसकर रह गए। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। जी, और जब मात्र 5 साल के थे तभी मिर्ज़ा गालिब के पिता का देहांत हो गया और फिर 11 साल की उम्र में वो ईरान से दिल्ली आए। उन्होंने यहाँ रहकर फारसी और उर्दू सिखाना शुरू कर दिया। मिर्ज़ा द्वारा ज़्यादातर गज़ल फारसी और उर्दू में ही लिखी गई है, जो कि पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर है। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनों में पारंपरिक गीत, काव्य की रहस्यमय रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप में लिखा और ये गज़ल के रूप में जाना जाता है। और 13 साल के जब वो थे तब उनका जो विवाह है वो नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। शादी के बाद वो अपनी बेगम और भाई मुर्जा यूसुफ के साथ में दिल्ली आकर रहने लगे और उनकी तमाम उम्र फिर यहीं बीती। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी शायरियों में कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन की झलक नजर आती है।
जी हाँ, वैसे कहा जाए तो उनके वैवाहिक जीवन या यूं कहें कि पारिवारिक जीवन का दुखद पक्ष ये रहा कि उनकी 7 संतानें हुई, लेकिन सातों में से एक भी बच नहीं पाई, तो ये बहुत दुखद था। और शायद उनका दर्द ये जो है उनकी शायरी में झलकता भी था कहीं ना कहीं। और जब वो दिल्ली आए तो उन्हें ये पता चला कि जो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, उनके बेटे फखरुद्दीन मिर्जा को शेरो शायरी सिखाने के लिए किसी की जरूरत है। तो उसके बाद वो जब उनके दरबार गए तो उनके बड़े बेटे को शेरो शायरी की गहराइयों की तालीम देने लगे। और बहादुर शाह जफर खुद भी उर्दू शेर शायरी के बहुत अच्छे प्रशंसक होने के साथ साथ कवि भी थे। इसी कारण मिर्जा की गजल शेर शायरियां पढ़ने में वो रुचि लिया करते थे और धीरे धीरे मिर्जा गालिब दरबार के खास दरबारियों में शामिल हो गए। उनकी शायरियों में उनके असफल प्रेम और जीवन पीड़ा को ही नहीं दर्शाया गया, बल्कि जीवन शास्त्र के रहस्यवाद को भी दर्शाया गया है। 1850 की अगर हम बात करें तो उस समय शहंशाह बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को दबीर उल मुल्क और नज़्म-उद-दौला इन खिताबों से नवाजा था। बाद में उन्हें मिर्जा नौशा का खिताब भी दिया गया। वे शहंशाह के दरबार में एक बहुत ही खास दरबारी थे। उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा फरूक का शिक्षक होना भी उन्हें नियुक्त किया और एक समय में मुगल दरबार के शाही इतिहासविद भी वो रहे। 1857 की क्रांति के बाद मिर्जा गालिब की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुगल सेना को ब्रिटिश शासन के हाथों हार मिली और उसके बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, सभी जानते हैं, जिससे मुगल दरबार लगभग नष्ट हो गया। मिर्जा गालिब को भी आय मिलना बंद हो गई और इस दौरान गालिब के पास अपने गुजारे के लिए भी पैसे नहीं बचे और छोटे छोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियों से लोगों को प्रभावित करने लग गए। मिर्जा ने अपने जीवन की बेहतरीन शायरियां इसी मुफलिसी के समय लिखी और इसी कारण मिर्जा को आम लोगों का शायर भी कहा जाता है। और शायद उसी समय उन्होंने लिखा होगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात है, बड़ी अच्छी शायरी उन्होंने कही थी। और उनका जो अंतिम समय था वो गुमनामी में कटा, लेकिन अंत तक वो बड़े हाजिर जवाब किस्म के इंसान जी हाँ। उनके अंतिम समय में दिल्ली में महामारी फैल गई थी और उन्होंने अपने चहेते शागिर्द को तंज भर लिहाज में एक पत्र में लिखकर बताया, भाई कैसी वब जब 70 बरस के बुढ़ी बुढ़िया को भी ना मार सकी। यानी कि यहाँ भी उन्होंने शायरी का प्रदर्शन किया। जी, आखिरी दिनों में गालिब के शरीर में बेहद दर्द रहता था, बिस्तर पर ही दर्द से कराहते रहते थे। एक दिन वे दर्द से कराह रहे थे, तब मजरू आया और देखा तो उनके पैर दबाने लगा। गालिब ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मजरू बोला, आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे पैर दबाने की मजदूरी दे दीजिएगा। इस पर गालिब ने कहा ठीक है। पैर दबाने के बाद जब मजरू ने अपनी मजदूरी मांगी तो गालिब दर्द के बावजूद हंसते हुए बोले, कैसी उजरत भाई, तुमने मेरे पांव दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। क्या बात है, इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। और 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब का देहांत हो गया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मिर्जा गालिब जैसे महान शायर की मृत्यु होने के बाद भी उनकी ये खबर काफ़ी समय के बाद अखबारों में छपी थी और उनकी पत्नी उमराव बेगम की मौत भी उनकी मौत के 1 साल बाद ही हो गई थी और दोनों की कब्र दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बनाई गई हैं। वैसे उनका जीवन जो है बहुत दर्द भरा रहा, बहुत उनकी शायरी से पता भी चलता है, लेकिन फिर भी जैसे हमने पहले भी कहा कि हर विषय पर उन्होंने लिखा है। फिर बहुत सारी फिल्में बनी उनके ऊपर, खुद मिर्ज़ा गालिब पर 1954 में फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम ही मिर्ज़ा गालिब था। और इस तरह से जैसे कि आप सबने बहुत ने देखा भी होगा कि मिर्ज़ा गालिब का किरदार भारत भूषण ने अदा किया और निर्देशन किया था सौरभ मोदी ने। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था सबसे अच्छी फिल्म का। और इस तरह से कहते हैं ना, विषय की बात आती है तो परिंदों पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। तो ऐसे शायर को हम याद करते हैं, नमन करते हैं और सुनते हैं एक गीत। फिर मुझे भी तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने पर याद आया। फिर मुझे भी तर याद आया। दम लिया था ना क़यामत ने हनूज़, दम लिया था ना क़यामत
फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्ता मगर याद आया, फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने पर याद आया। बहुत ही अच्छा हमने गीत सुना और मिर्जा गालिब फिल्म का ही ये गीत था जी। और अब हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका हमने जिक्र किया था कि प्लास्टिक जो बहुत नुकसान पहुंचा रही है हमारी सेहत को। जी। तो किस तरह से नुकसान है इसके बारे में हम बात करेंगे और प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट क्या होती है इसके बारे में। तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। इसमें 2 हानिकारक केमिकल्स होते हैं रेणु जी। एक तो होता है बिस्फेनॉल, जिसे हम शॉर्ट में या इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है बीपीए। दूसरा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम पीवीसी के नाम से जानते हैं। जी। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, जिसका पहले नाम लिया है बिस्फेनॉल यानी बीपीए। और ये प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, वाटर बॉटल, पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले कंटेनर्स में जो अंदर लाइनिंग लगाई जाती है, जिसको जैसे अस्तर कह सकते हैं, उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि बीपीए हमारे शरीर में एक हार्मोन्स की तरह काम करता है, जिससे शरीर में हार्मोन्स के असंतुलन की संभावना बढ़ जाती है। और यूरिन में बीपीए की अधिकता के कारण कार्डियोवास्कुलर डिसीज का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज जो टाइप 2 कहलाती है उसका खतरा भी बढ़ जाता है। और शोध भी ऐसा बताते हैं कि बीपीए के कारण ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और ओवेरियन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। प्लास्टिक कंटेनर में खाना गर्म करने से प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स के कुछ तत्व खाने में जरूर मिल जाते हैं और लंबे समय तक अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर का कारण भी बन सकता है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी जो एक दूसरा हानिकारक केमिकल है जिसका हमने जिक्र किया, तो फूड पैकेजिंग से लेकर बच्चों के खिलौने, शावर कर्टन्स, बिल्डिंग मटेरियल, इन सभी चीज़ों में से इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक में मौजूद पीवीसी जो भ्रूण है उसके विकास को भी प्रभावित करता है। इससे भ्रूण का रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो सभी को नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये विशेष ऐसा समय होता है जब एक जान और पल रही होती है तो हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस बात का। और कहते हैं पीवीसी शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन या और थायराइड हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बच्चों के विकास को भी बाधित करते हैं, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आती है। इसका प्रभाव महिलाओं और पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है। और हम देखते हैं कि जब हम बाजार जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम एक पॉलिथीन बैग में लेकर आते हैं। तो कैसे पहचाने कि कौन सी पॉलिथीन बैग अच्छी है या नहीं है, इसके बारे में हम बताते हैं कि जो 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक होते हैं, इन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने भी बैन लगा दिया है। अगर कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया भी जाता है तो पर्यावरण सेस भी उनसे वसूला जा सकता है। इसलिए आप इस तरह के इस्तेमाल से बचें। हो सके तो घर से आप थैला लेकर जाएं, कागज नहीं के हो सके नहीं, बल्कि लेकर जाना ही चाहिए। और ट्रिब्यूनल का मतलब ही है कि यहाँ पर कोर्ट का मामला आ गया तो आपके ऊपर जाहिर है कि जुर्माना लगेगा, आपको सजा मिल सकती है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वक्त पर प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल के बारे में कई आदेश जारी किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए नॉन डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस आदेश के मुताबिक लगा रखा है। जो गिलास हम इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच, थाली जैसी तमाम चीज़ें हैं, या थर्मोकोल से बने हुए प्लेट आदि जो हैं, वो का जो है उन पर बिल्कुल भी प्रतिबंध लगा हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, एनजीटी ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक को बैन किया है और इससे नीचे की प्लास्टिक की ना तो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए ना इसको बेचा जाना चाहिए। इस प्रतिबंध में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप, ग्लास सभी आते हैं जिनकी हम अभी बारे में बता चुके हैं। और इस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, जबकि अन्य को किया जा सकता है, लेकिन 50 माइक्रोन से जो पतला प्लास्टिक होता है इसे रिसाइकल नहीं किया जाता, इसीलिए इसको बैन किया गया है और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ। अब इसकी पहचान कैसे करें? अगर थैली उंगली के जोर लगाने पर आराम से फट जाती है तो समझ जाइए कि 50 माइक्रोन से कम पतली है। तो ये उसी सीमा में आ जाती है, तो जाहिर है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। और अक्सर जो हम सामान्य तौर पर सब्जी आदि लेने जाते हैं तो इसी तरीके की थैलियां हमें मिलती हैं। तो अब आप समझ जाइए हमारे साथियों की किस तरह से आपको खुद
कपड़े के थैले लेकर चलना है और कोशिश करें कि न इस्तेमाल करें, न लें और न किसी को दें। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि एक्सपायरी भी होती है। वहीं हमारे दूसरे साथी ने कमेंट में लिखा है, प्लास्टिक एक्सपायरी, इन बातों का पता नहीं चलता था, लेकिन अब सारी बातें बोतल पर लिखी रहती हैं, डब्बे पर लिखी रहती हैं, हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। आपने अच्छा विषय चुना है और इसकी जानकारी मिलेगी। तो बात बिल्कुल सही है कि हम सब नहीं देखते हैं कि कहाँ पर लिखा है और कैसे हम इसको जांच इसकी कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि जिन थैलियों में अगर हम उंगली फंसाकर तोड़ने की कोशिश करें वो आसानी से टूट जाए तो वो नुकसान करती हैं। इसी तरह से जो दूध या तेल जिन थैलियों में पैक होकर आता है, इन्हें हम आसानी से फाड़ नहीं सकते हैं, इन्हें काट कर ही हमें खोलना होता है। जिस थैली में दूध पैक किया जाता है या खाद्य तेल पैक किए जाते हैं, इनकी प्लास्टिक वो 50 माइक्रोन से ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्हें बैन नहीं किया गया है। अब प्लास्टिक बैग के कई प्रकार हैं, तो ऐसा करते हैं कि गीत सुन लेते हैं और फिर इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई इसमें उच्च घनत्व पॉलीथीन आता है, मध्यम आता है, कम आता है और ऐसे ही कई हैं। तो चलो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे गीत के बाद। खैर खबर ले जावी।
रेणु जी, गीत सुनने से पहले हम प्लास्टिक के नुकसान किस किस तरह से होते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे एक सुनने वाले हैं, वो लिखते हैं कि प्लास्टिक में अलग अलग तरह की सामग्री होती है जो नॉन क्लोरीनेटेड होनी चाहिए, जो लोगों को कम नुकसान देती है। प्लास्टिक काफी हद तक मोटी भी होनी चाहिए जिससे प्लास्टिक के कण इतनी आसानी से लोगों के पेट में ना जा पाएं। प्लास्टिक नॉन बीपीए होना चाहिए। बीपीए प्लास्टिक काफी हद तक लोगों को नुकसान नहीं करती है। जी हाँ, तो जैसा कि हमने बताया था कि सामान्य तौर पर हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, या यूं भी देखें आप, दूध वगैरह जिसमें आता है जिस थैली में, वो इतनी आसानी से नहीं फटती है। तो इन सारी चीजों का हम ख्याल रखेंगे। लेकिन फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। जी हाँ, और हम बात कर रहे थे प्लास्टिक बैग्स की। तो किराने की दुकान के अधिकांश जो बैग होते हैं वो उच्च घनत्व वाले जो पॉलीथीन होते हैं उनसे बनते हैं, और ये इन्हें HDPE कहते हैं। इनकी विशेषताओं में मध्यम अस्पष्टता, सिकुड़ने की प्रवृत्ति और अन्य प्लास्टिक फिल्मों की तुलना में अधिक ताकत और खिंचाव की क्षमता अधिक रहती है। जाहिर है भारी सामान रखना होता है। इस तरीके के बैग रिसाइकिल कोड 2 द्वारा पहचाने जाते हैं और आसानी से फाड़ते हैं, लेकिन इनकी ताकत के कारण किराने के बैग, कपड़ों के लिए बैग, पैकेजिंग के लिए और एयर कुशन आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मध्यम घनत्व पॉलीथीन है, जिसे MDPE के नाम से हम जानते हैं, ये आमतौर पर अच्छी तरह से नहीं खिंचते हैं और उच्च स्तर की ताकत से जुड़े होते हैं। MDPE, जिसे रिसाइकलिंग कोड 4 के द्वारा पहचाना जाता है, आमतौर पर कागज के तौलिए और टॉयलेट पेपर जैसे कागज उत्पादों के लिए उपभोक्ता पैकेजिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कम घनत्व पॉलीथीन यानी LDPE, जिसे कभी कभी रिसाइकलिंग कोड 4 द्वारा पहचाना जाता है, और इसका प्रयोग मध्यम खिंचाव और ताकत गुणों वाले बैग बनाने के लिए किया जाता है। LDPE बैग उच्च स्तर की स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं और आमतौर पर पैकेजिंग में समाचार पत्रों के लिए और ब्रेड आदि और मोटे बैग के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बबल रैप बनाने के लिए जो भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज़ों को हम जब लपेटते हैं तो बबल रैप भी होते हैं, और इस तरह से उसमें नायलॉन को LDPE में शामिल किया जाता है। प्लास्टिक बैग के प्रकार की हम बात करें तो एक होता है रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन, जिसे LLDPE के नाम से हम जानते हैं, और ये आमतौर पर कठिन महसूस करती है, मतलब कड़क होती है, मध्यम स्तर की स्पष्टता प्रदर्शित करती है। आमतौर पर स्ट्रेच रैप, ड्राई क्लीनिंग फिल्म, कृषि फिल्म और पतले अखबार बैग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और LLDPE को आमतौर पर रिसाइकलिंग कोड 4 के द्वारा इसे भी पहचाना जाता है। तो भाई ये तो हो गया प्रकार। अब हम जब भी प्रयोग करेंगे तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब ख्याल रखने की बात जब आती है तो अक्सर हम सबसे आम तौर पर जो हमारे हाथ में चीज़ आती है वो है पानी की बोतल या टिफिन के डिब्बे आदि, लेकिन हमने कभी देखा उस पर कि उस पर एक्सपायरी लिखी होती है? जी हाँ, लिखी होती है। सीलबंद पानी की बोतल खरीदते समय उस पर एक्सपायरी डेट जरूर देखें, लेकिन सोचिए कि ये पानी के लिए है या उस बोतल के लिए है ना। तो पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट होती जो है वो हमारे लिए उसके बाद कितना नुकसानदायक हो सकता है ये हमें देखना होगा। अगर हम पानी को किसी ठंडी जगह पर स्टोर कर रहे हैं तो जो एक डेट लिखी होती है तब तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब पानी अधिक तापमान के संपर्क में आता है, यानी कि तेज धूप में उस पानी की बोतल को रखा गया है, तो ऐसे में जब पानी कार्बोनेटेड हो जाता है तो इसमें एक स्वाद में भी अलग सा बदलाव आ जाता है, और जो प्लास्टिक के जो रसायन हैं वो उसमें घुलने लगते हैं, और ये पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, वैसे भी देखो, वैसे अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पानी इतनी आसानी से एक्सपायर नहीं होता है। हाँ। लेकिन अब लगता है कि शायद ये प्लास्टिक की बोतल में रहने की वजह से इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है ना। और वैसे देखा जाए तो साधारण पानी के मुकाबले में पैकेज्ड यानी एक्सपायर या खराब हो सकता है, और इसके पीछे की वजह जैसे हमने कहा कि प्लास्टिक की बोतल। हाँ।
और आमतौर पर एक प्लास्टिक बोतल में रखे गए पानी को यूँ तो हम कहते हैं कि 2 साल तक वो खराब नहीं होगा, लेकिन जैसे हमने बताया कि भई तापमान अगर अधिक रहेगा तो वो खराब हो सकता है। लेकिन धूप के सीधा संपर्क में जब ये बोतल पानी की आती है तो पॉलीथीन टेरिफ्लेथेलेट जो है वो पानी में घुलने लगता है और ये इसके स्वाद पर असर डालता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। जब हम कई बार अपनी जो कार है उससे घूमने जाते हैं जी। तो कार हम पानी घर से स्टोर करके लेके चलते हैं ताकि भाई बाहर से हमें पानी खरीदना ना पड़े और कहीं कोई गंदा पानी हमें ना हमारी सेहत को नुकसान देखो चंचल, पहुंचाए। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, इसको इतना बताने की मतलब शायद जरूरत नहीं है कि खाने की चीज जैसे कि होती है अगर हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो कितनी जल्दी खराब होती है, तो कुछ ऐसा ही पानी के साथ होता है और खास तौर से प्लास्टिक जैसी चीज में अगर रखा है तो खराब होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो भाई सेहत हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीजों का, है ना। बिल्कुल, एक तो वो पानी आपकी जो गाड़ी है वो धूप में खड़ी है और ऊपर से प्लास्टिक की बोतल में पानी है, तो ऐसा नुकसान अपनी सेहत के साथ में ऐसा खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, ध्यान रखें हम इन चीजों का। बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा ना रह गया बाकी। चिट्ठी
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। तो यो दिन भी होते थे, और कहीं जब बाहर जाओ तो खास तौर से इन चिट्ठियों की खुशबू और इनका जो एक एहसास होता है वो बिल्कुल अलग होता है ना चंचल। और जैसे किसी के आने का इंतजार रहता है, वैसे ही चिट्ठी के आने का भी इंतजार बिल्कुल। तो देखिए हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि चिट्ठी की जब चर्चा हुई तो मुझे अचानक से 1977 की एक घटना याद आ गई। अच्छा। मेरे एक मित्र जो उड़ीसा में रहते हैं, उन्होंने 1977 में मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा था, और ख़ास बात ये थी कि उस पर सिर्फ मेरा नाम और शहर का नाम लिखा गया था। पूरा परफेक्ट एड्रेस इस पोस्ट कार्ड पर नहीं दिया गया था। उसके बावजूद डाकिये ने वो ख़त मुझ तक पहुंचा दिया, और इस घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वाह, बात बिल्कुल सही है। और ऐसा होता था जब चिट्ठियाँ आती थी तो जो डाकिये भैया होते थे ना, उनको पता होता था कि ये हमारे इलाके की चिट्ठी है, और अक्सर ऐसा हुआ है कि सामने देखा है कि उन्होंने हक से कहा कि अरे नहीं ये तो गलत, कभी कभी अभी इनके में तो कुछ पता ही नहीं लिखा था, कभी कभी पता गलत लिखा होता है, सेक्टर सी की जगह पता लगा ए लिखा है, तो वो छांटते वक्त कहते थे अरे नहीं नहीं ये तो हमारे इलाके की चिट्ठी है, दो मुझे, तो वो ले लेते थे ए वाले से भी कि भाई नहीं ये इसमें गलत पता लिखा है और ये हमारे घर की चिट्ठी है। जो डाक बांटने वाले भैया होते थे या जो हम परिवार के लोग होते थे, उनके साथ हमारा एक अलग कनेक्शन होता था। जी, बिल्कुल। और जब वो आते थे हमारे किसी बहुत प्रिय की चिट्ठी लेकर, तो बाकायदा उन्हें घर में बिठा के चाय भी पिलाते थे क्योंकि वो हमारा एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया होता। जी हाँ, ऐसे ही हमारे साथी ने और अपनी बात साझा की है। वो इंतजार की कशिश, उंगलियों के फिराना, लबों से चूमना, खुशबू से तर हो जाना, वो सबसे छुप छुपा के लफ्ज़ों के जादू में खो जाना, याद आ रहा है आज फिर वो चिट्ठियों का ज़माना। तो भाई चिट्ठियों का ज़माना आप याद करिए, लेकिन फ़िलहाल हम लौंग के फ़ायदे, नुकसान और उनकी रसोई घर में क्या अहमियत है और कैसे वो बादशाह हैं रसोई घर के, ये बताते हैं। क्योंकि छोटी छोटी सी जड़ी बूटी है ना, इससे अचंभित करने वाला जो है हमारा स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है। और ये केवल भारतीय हमारे खाने में ख़ास जगह है, बल्कि धार्मिक पूजा अनुष्ठान में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे महक बहुत तेज़ होती है ना, और बिल्कुल अलग जायका लेकर आती है।
और पौष्टिक गुण भी है, सेहत में सुधार होता है इससे। बिल्कुल, इसका जो तेल होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कवक विरोधी, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक जैसे बहुत सारे गुण हैं जिनसे भरपूर है लौंग। लौंग में कम से कम 36 अलग-अलग तरह की सामग्रियां होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है यूजेनॉल। और इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन तत्व यानी लौह तत्व, मैंगनीज, आहार फाइबर, आयोडीन, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका एक स्रोत है लौंग। आयुर्वेद और जो हमारी दवा प्रणाली है उसमें लौंग के सूखे फूल की कलियां और पत्तियों के साथ साथ तेल व्यापक रूप से दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साबुत लौंग या फिर उसका पाउडर और तेल आसानी से बाजार में उपलब्ध है, हमारे साथी जानते ही हैं। और लौंग हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है और इसके इस्तेमाल से हम मतलब जो करते तो हैं, आप लोग खाने में भी करते हैं, मालिश भी की जाती है और इससे हड्डियों का दर्द भी ठीक किया जाता है। बिल्कुल, लौंग का इस्तेमाल अधिकतर गरम मसालों में किया जाता है, जैसा सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद हैं, जिससे तमाम जो भी हमारी शारीरिक समस्या हैं वो ठीक हो जाती हैं। लौंग में यूजेनॉल होता है जैसा हमने बताया, और साइनस के दर्द जैसी समस्याओं को यूजेनॉल के कारण ही ठीक करने में मदद मिलती है। लौंग की तासीर गर्म होती है और जब सर्दी जुकाम होती है तो समस्या में बहुत कारगर होती है। और जैसे कि अभी चंचल को खांसी आई, अगर ये लौंग मुंह में दबा लें तो इनकी खांसी रुक जाती है, क्योंकि जो उससे रस धीरे धीरे हमारे गले में पहुंचता है वो एक गर्माहट पैदा करता है ना। हाँ। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, हाँ, तो एक लौंग मुंह में रख लेते हैं, है ना। बिल्कुल। और जो ऐसा की अगर समस्या हो तो दूध में उबाल कर भी लौंग को कई बार लेते हैं। हाँ। ऐसे नुस्खे अपनाते हैं हम। और लौंग जो है जब बहुत तेज सुगंध वाली होती है, एक तीखी सी सुगंध होती है, या दबाने पर जब तेल का आभास हो, उस लौंग को स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा और गुणकारी माना जाता है। जी हाँ। और स्वाद की जब बात आती है तो चाय में जो है अगर डाल दिया जाए तो इसका स्वाद जो है बढ़ जाता है, क्योंकि खास तौर से जो इसकी खुशबू है और जो मतलब कहना चाहिए एक फ्लेवर आता है वो बहुत अलग होता है। रात में लौंग वाला दूध का सेवन करने से सुबह तक आप हल्का जो ताजगी महसूस करते हैं, और अगर आपको शरीर में दर्द है या हल्का फुल्का बुखार है तो वो सब भी उतर जाता है। और लौंग के जो सभी स्वास्थ्य लाभ हैं ये हम सभी जानते हैं, या कह सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हैं सारी बातें। बिल्कुल। दांत और मुंह के लिए उत्तम उपयोगिता की वजह से ये बहुत प्रचलित है, और प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरह के जो दंत मंजन बनते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके तेल का। और लौंग के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुणों के कारण संक्रमित दांत के आसपास जो सूजन होती है उसको कम करने में और दांत के दर्द को दूर करने में भी ये बड़ी सहायक होती है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीसेप्टिक गुण दांत की जो पीड़ा है उसको कम करते हैं और दांत के संक्रमण से लड़ने में भी मदद करते हैं और संक्रमण को फैलने से भी रोकते हैं। तो संक्रमण नहीं फैलेगा, लेकिन फिलहाल खुशी जब फैल जाएगी जब हम गीत सुना देंगे, है ना। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो जो चला जाता है उसके लिए बस हम यही इंतज़ार करते हैं कि उसकी चिट्ठी आ जाए, कुछ संदेशा मिल जाए। और चिट्ठी कहते हैं कि चिट्ठी जब मिलती है तो लगता है आधी मुलाकात हो गई। बिल्कुल, जब हम चिट्ठी को पढ़ रहे होते हैं तो पूरी एक तस्वीर हमारे सामने खिंच रही होती है। जिसकी चिट्ठी है उसकी तो तस्वीर खिंचती ही है, जो बातें लिखी होती हैं उसकी एक कल्पना करके वो तस्वीर पूरी हमारी आंखों के सामने बन जाती है। इसीलिए तो मौसम का भी हालचाल उसमें दिया जाता था। यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ का बताओ मौसम कैसा है। तो भाई ये सारी चीजें तो होती ही हैं। और खास तौर से हम जो बात कर रहे थे लौंग की, उसके फायदे की बात कर रहे थे, फायदे ही फायदे हैं उसके, तो नुकसान अभी तक नहीं समझ में आया कि कुछ है। है ना, क्योंकि खुशबूदार है और वहीं शांति प्रदायक है। और जो उपकाई आदि उल्टी होती है, मन में आती है, जैसे उल्टी सा महसूस होता है, वो भी दूर हो जाता है इसको खाने से। और गर्भावस्था से संबंधित जो उपकाई होती है, सुबह होने वाली उल्टी, जीभ मिचलाता है, उन सब के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा हमने कहा उपकन के लिए राहत मिलती है, तो लौंग की जो कुछ बूंदें हैं उनको एक रुमाल पर लेकर उसे सूंघेंगे और या फिर 2-3 लौंग चबाकर हम खाएं तो इनसे भी उल्टी या उबकाई जो है वो रुक जाती है। या फिर लौंग का जो पाउडर है उसे शहद में मिलाकर भी लिया जा सकता है, या फिर एक गिलास गर्म पानी में लौंग के तेल की 2-3 बूंदें डालकर उसे भी धीरे धीरे, मतलब गुनगुना जो पानी है उसे पी सकते हैं। तो इससे भी उबकाई या उल्टी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से वातहारी गुण भी है इसमें, यानी कि गैस बनने से ये रोकता है, पेट फूलना जैसे कहते हैं, और जो पेट एकदम से फूलने लगता है, अकड़ सा जाता है, ब्लॉटिंग को राहत देने का ये काम करता है। और पाचन प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लौंग। पाचन तंत्र में मौजूद एंजाइम के उत्पादन को बढ़ाते हैं और इससे कार्यशीलता में सुधार आता है। लौंग जठरा तंत्र मार्ग की चिकनी अस्तर को शिथिल करके उल्टी, दस्त, पेट में गैस, गैस्ट्रिक परेशानी, पेट दर्द, इन सब चीज़ों से राहत देती है। और इसके अलावा लौंग का जो तेल है वो सूजन को भी कम करके पेट में बैक्टीरिया को कम करता है, पेट के संक्रमण से हमें दूर रखता है और बहुत ज़्यादा असरकारी है तो बहुत छोटी सी जड़ी बूटी है ना। बहुत थोड़ी सी मात्रा में लेने पर भी हम इसको अगर हम दैनिक आहार में शामिल कर लें तो बहुत सारे लाभ हैं। खाना खाने के बाद भी यूं भी अगर हम मुंह में रख लें तो पाचन सा भी लगता है, मुंह फ्रेश हो जाता है। उसके संग संग केवल ये मुंह उस समय फ्रेश नहीं करता, बल्कि कहीं कुछ अक्सर ऐसे लोग होते हैं सो के उठते हैं, उनके मुंह से बहुत दुर्गंध आती है, या आप अचानक कहीं जाना है और आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो आप लौंग रख लेंगे तो आपका मुंह एकदम
सारी दुर्गंध दूर हो जाएगी और फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल। और सूजन जो होती है उसको और जोड़ों के दर्द को भी कम करता है। मांसपेशियों में अगर दर्द है या गठिया का दर्द है तो उसमें भी लौंग का तेल बहुत प्रभावी माना जाता है। इसमें कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। उसी की वजह से ये जो है हड्डियों का दर्द है वो उनको कम करके उनमें ताकत लाता है और उनको स्वास्थ्य देता है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि किस तरह से अगर खराश हो गले में तो तुरंत लाभ देती है। इसी तरह से सर्दी भरी हुई नाक हो, वायरल संक्रमण हो, अस्थमा हो, तपेदिक हो, ब्रोंकाइटिस या जो साइनस संबंधी जो भी समस्या होती है, कहीं भी ब्लॉकेज सा लग रहा हो, तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो तुरंत सब रास्ता साफ हो जाता है। और ना एक रुमाल पर लौंग के तेल की कुछ बूंदें डालकर अपने माथे पर अगर 15 मिनट के लिए रख लें तो रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं और जो हमारा सर दर्द है उससे भी हमें राहत मिलती है। 2 चम्मच बादाम तेल, नारियल या फिर किसी भी तेल में लौंग के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर, समुद्री नमक मिलाकर, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे उपचार हैं जो हम कर सकते हैं। तो भाई ये तो बड़ी फायदेमंद चीज है। ये तो सिरदर्द की बात हो गई। वहीं जो कपड़े में बहुत सारे कीड़े आदि लगते हैं वो भी बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो बाद में सिर पर रखने से अच्छा है कि पहले ही, हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि आप सफेद कपड़े में या किसी मुलायम कपड़े में लौंग कुछ बांध के पोटली और कपड़ों के बीच में रख दे तो ऊनी हो, रेशमी कपड़े हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते। बिल्कुल। और शक्कर के डब्बे में जब बहुत चींटियां होने लगती हैं तो वहां डाल देने से वो चींटियां भी कम हो जाती है। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके। फिलहाल हम सुनते हैं एक गीत। तो बात सन
1978 की है, जब हमारे शहर में 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई थी। शहर पूरी तरह से बंद हो चुका था। मेरे पति, जो उस समय मेरे दोस्त थे, प्रेमी ही थे, उन दिनों शहर से बाहर थे और मेरा काम था उन्हें रोज चिट्ठी लिखना। ऐसे बाढ़ के दिनों में मैं पोस्ट ऑफिस जाकर चिट्ठी डालकर आती थी और बेचैनी से पता करती थी कि मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है कि नहीं। आज अनायास मुझे वो 7 दिन याद आ गए जब हम बारिश की वजहों से घर में बंद थे और अपनों से बातचीत करने का जरिया सिर्फ चिट्ठी, लैंडलाइन भी बंद हो गई थी। सिर्फ चिट्ठी थी और लैंडलाइन भी बंद हो गई थी। और चलिए, प्रोग्राम का समय रेणु जी भी पूरा हो चला है। कल के क्या विषय होंगे इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं जी। कल एक वीरांगना की जानकारी हमारे प्रोग्राम में होगी और ये है रानी बघेली। गर्भावस्था में व्यायाम, इसके बारे में बताएंगे और कैरियर चुनाव में अभिभावक की भूमिका के बारे में बात होगी और कुछ होंगे व्यंजन विधियां। और इसके साथ ही अब लेते हैं सखियों से इजाजत। सभी को रेणु चंचल वर्मा भाई मेरी तरफ से नमस्कार कर दो और चंचल वर्मा का नमस्कार।